फिफ्थ टॉपिक थर्मोडायनामिक ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में सिस्टम द्वारा कितना कार्य किया गया, ऊष्मा का आदान प्रदान कितना हुआ, ऊष्मा द्वारा इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई और ऊर्जा के द्वारा कितना कार्य किया गया, ऊर्जा और सिस्टम पर कितना कार्य हुआ और सिस्टम द्वारा कितना कार्य हुआ, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जब ईंधन जैसे मेथेन गैस, रसोई गैस, कोयला हवा में जलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अणुओं की संग्रहित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त करते हैं। जब इंजन में ईंधन जलता है तब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त हो सकती है, जैसे मशीनरी का रोटेशन करवाना। गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। वो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार ऊर्जा के विभिन्न रूप विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं एवं एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इन ऊर्जा स्थानांतरणों का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी के विषय वस्तु है। ऊष्मागतिकी के नियम स्थूल निकायों बहुत से अणु होते हैं, ये संबंधित होते हैं न कि सूक्ष्म निकायों से जिनमें बहुत कम अणु होते हैं। ऊष्मागतिकी इस बात से संबंधित नहीं है कि परिवर्तन कैसे और किस दर से कार्यान्वित होते हैं। यह परिवर्तनकारी निकाय प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से संबंधित है, अर्थात रिजल्ट पर। ऊष्मागतिकी के नियम तभी लागू होते हैं जब निकाय की साम्यावस्था में है। जब निकाय साम्यावस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। किसी निकाय के स्थूल गुण ताप, दाब साम्यावस्था के समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ऊष्मागतिकी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तित कैसे निर्धारित करते हैं, यह परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा। ऊर्जा परिवर्तन कैसे निर्धारित करते हैं, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऊष्माशोषी अभिक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है, रासायनिक में अभिक्रिया किस सीमा तक चलती है, अर्थात जितनी ऊष्मा ऊर्जा होगी या इंटरनल एनर्जी होगी वो उतना ही कार्य करेगा। ऊष्मागतिकी के शब्द हमारी उत्सुकता रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के जानने से होती है। इनके लिए हमें ऊष्मागतिकी के प्रयुक्त होने वाले तकनीकों के शब्द को जानना वर्णन नीचे दिया गया है। निकाय एवं परिवेश। ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं। इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश प्लस निकाय जहाँ से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया चलेगी, और परिवेश जिसमें ऊर्जा का मुक्त या अवशोषण होगा, जहाँ से उसे ब्रह्मांड कहते हैं। परिवेश के निकाय को छोड़कर कि सम्मिलित निकाय तथा दोनों निकाय बनते हैं, ठीक है। निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय के अंतर क्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। सामान्यतः समष्टि वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है, अर्थात निकाय के आसपास होने वाला परिवेश जहाँ पर ऊष्मा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बीकर में सिर्फ ए और बी अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो बीकर जिसमें अभिक्रिया मिश्रण है निकाय होगा, और कमरा जिसमें बीकर है परिवेश का कार्य करेगा। देखो, ये तो निकाय जिसमें अभिक्रियाएं और कार्य चल रहा है, और परिवेश इसके बाहरी आवरण। निकाय के प्रकार: निकाय, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। खुला निकाय एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय हो सकता है। उदाहरण के लिए अभिकारक खुले बीकर लिए जाए। बंद निकाय क्या होता है? बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, अर्थात लिक्विड या फिर सॉलिड रसायनों का विनिमय संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। ऊष्मा का आवाजाही हो सकती है ऊर्जा की। विलगित निकाय, एक विलगित निकाय परिवेश के मध्य दोनों ही विनिमय संभव नहीं है, ना तो ऊष्मा आ सकती है ना द्रव्य का इंटरचेंज हो सकता है। खुला निकाय जिसमें दोनों की आवाजाही हो सकती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की आवाजाही हो सकती है, और इसमें ना तो ऊर्जा की आवाजाही और ना ही द्रव्य की आवाजाही।
निकाय की अवस्था। किसी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे कि दाब, आयतन और ताप के निकाय के संगठन के निर्दिष्ट करके किया जाता है। इस निकाय में वर्णित करने के लिए इन गुणों को परिवर्तन से पूर्व पश्चात निर्दिष्ट करना पड़ता है। आपने भौतिकी के शास्त्रों में पढ़ा होगा कि यांत्रिकी में किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण की स्थिति तथा वेग के आधार पर की जाती है। उस क्षण की स्थिति और वेग के आधार पर की जाती है। ऊष्मागतिकी की अवस्था में एक अलग सरल रूप प्रस्तावित किया जाता है। कण की गति विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम निकाय औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करके हम निकाय के अवस्था फलनों अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऊष्मागतिकी के निकाय की अवस्था का वर्णन मापन योग्य एवं स्थूल गुणों के द्वारा किया जाता है। हम एक गैस की अवस्था दाब, आयतन और ताप और मात्रा n आदि से वर्णन कर सकते हैं। पीवीटी अवस्था चर तथा फलन है तथा ये मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं। ये मान उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं कि वो कितना दाब रखेगी, कितना आयतन रखेगी, कितना ताप रखेगी, इंटरनल एनर्जी कितनी उसकी। प्राप्त तरीकों पर किसी निकाय की अवस्था के पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों का वर्णन करने की आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि कुछ गुण स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। गुणों की संख्या निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों का तय किया जाए तो बाकी सारे गुणों के मान निश्चित हो जाते हैं। अर्थात इन मापन योग्य पैरामीटर से उसकी ऊर्जा कितनी है, वो अब आगे कितना कार्य करेगा, उसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कैलकुलेशन मैथमेटिकली। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? एक अवस्था फलन होता है। ये हम रासायनिक निकायों पर चर्चा करते हैं तथा जिनमें ऊर्जा का निकास या प्रवेश होता है। हमें ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है जो निकाय की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। इनका योग ही निकाय की ऊर्जा होती है। ऊष्मा गतिकी में आंतरिक ऊर्जा यू कहते हैं, यह परिवर्तित होती है। ऊष्मा का निकाय में प्रवेश या निकास होता हो। ऊष्मा का प्रवेश या निकास होता हो। निकाय द्वारा किया गया कार्य। परिवेश में ऊष्मा का मुक्त करना। निकाय में द्रव्य का प्रवेश या निकास होता है। कार्य ये सबसे पहले हम कार्य करने पर निकाय आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। हम ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें थर्मस फ्लास्क, ऊष्मारोधी बीकर, जल की कुछ मात्रा है। निकाय प्रवेश में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात जैसे थर्मस लिया जाता है उस तरह से। ऐसे निकाय का हम रुद्धोष्म एडियाबेटिक निकाय कहते हैं, अर्थात ऊष्मा निकासन 0 है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं तथा परिवेश तथा मध्य ऊष्मा विनिमय नहीं होता है। ये निकाय परिवेश तथा करने वाली दीवार रुद्धोष्म दीवार कहलाती है। अब हम निकाय के कुछ कार्य करके इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। माना कि निकाय की प्रारंभिक अवस्था ए है, उसका ताप T है, आंतरिक ऊर्जा U है। निकाय की परिवर्तित कर सकते हैं। प्रथम प्रकार, माना कि छोटे पैडल से जल को मथकर हम 1 किलोजूल कार्य करते हैं, जिससे निकाय की नई अवस्था B एवं उसका ताप TB हो जाता है। यह देखा गया कि TB TA से अधिक है। ताप में परिवर्तन TB माइनस TA डेल्टा TB कहलाएगा। माना अवस्था B में ऊर्जा UB है तो UB माइनस U है, डेल्टा U। और द्वितीय प्रकार, अब हम जल के एक निमज्जन छड़ डालकर उतना ही विद्युत कार्य करते हैं जितना ताप में परिवर्तन नोट करते हैं। हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन पूर्व के समान TB माइनस TA और TB माइनस TA ही रहता है। यथार्थ उपरोक्त प्रयोग में जेपी मूल द्वारा 1845 में के आसपास किया गया था। उन्होंने पाया कि निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है, चाहे किसी भी प्रकरण द्वारा किया जाए। जैसा यहाँ पर ताप परिवर्तन देखा गया है, अतः उपयुक्त दिखाता है कि ऐसी राशि आंतरिक ऊर्जा U को परिभाषित करती है जिसका मान निकाय की अवस्था का विलक्षण करता है। रुद्धोष्म प्रक्रम WB 2 अवस्थाओं
में हो सकता है U2 माइनस U1 इक्वल टू W किया गया कार्य। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। रासायनिक ऊष्मागतिकी आईयूपीएसी परंपरा के अनुसार धनात्मक चिन्ह बताता है W निकाय पर किया गया है तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि निकाय के द्वारा परिवेश को अगर ऊर्जा पहुंचाई जाती है तो उसमें किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि निकाय की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। हम निकाय के सापेक्ष नापते हैं इसको। अगर निकाय द्वारा किया गया कार्य तो ऋणात्मक, और निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऋणात्मक कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया धनात्मक कहलाएगी। ठीक है, अब है ऊष्मा। अब बिना कार्य किए भी परिवेश में ऊष्मा लेकर या प्रवेश किया जा सकता है। यह आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऊर्जा विनिमय तापांतर का परिणाम ऊष्मा क्यों कहलाती है। समान तापांतर के लिए ये ऊष्मा को अपन इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं? तापमान के द्वारा कर सकते हैं, हीट के द्वारा कर सकते हैं, कि रासायनिक इंटरचेंज कर सकते हैं, तब उसकी ऊष्मा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अनुसार प्रारंभिक और अंतिम ताप रुद्धोष्म दीवारों की अपेक्षा ऊष्मीय चालक दीवारों के चालन से होता है। पर विचार करेंगे कि माना कि तांबे पर एक पात्र जिसके दीवार ऊष्मीय चालक है, TA ताप पर जल लिया जाता है और इसे एक बड़े कुंड और जिसका ताप TB है में रखते हैं। निकाय जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा मापा जा सकता है। यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q के बराबर होगी, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। रासायनिक ऊष्मागतिकी में आईयूपीएसी द्वारा परंपरा के अनुसार परिवेश में ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय में होने पर क्यों धनात्मक होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऋणात्मक होगी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया धनात्मक होगी। निकाय के सापेक्ष ऊर्जा बढ़ती है तो परिवेश में स्थान तो ऋणात्मक होती है। सामान्य स्थिति, हम सामान्य स्थिति में विचार करते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकारों कार्य करके ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा हो। उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जाता है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। निकाय द्वारा अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऋणात्मक होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो धनात्मक होगी। तब इसकी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा U बराबर Q प्लस W से नापा जाता है। एक विशिष्ट अवस्था में परिवर्तन के अनुसार Q एवं W के मान भिन्न हो सकते हैं। Q प्लस W डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र ऊष्मा एवं कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन न हो। विलगित निकाय अर्थात W बराबर 0, Q बराबर 0, तब डेल U बराबर 0, ऊष्मा में परिवर्तन 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर आंतरिक ऊर्जा, Q बराबर ऊष्मा, W बराबर कार्य द्वारा किया गया कार्य और पर किया गया कार्य। ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है, अतः नियम को निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही सृजन किया जा सकता है। नोट, एक ऊष्मागतिकी गुण जैसे ऊर्जा एवं एक यांत्रिक गुण जैसे आयतन में अंतर हम किसी विशेष अवस्था में आयतन में का तो निश्चय एब्सोल्यूट मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा का निक्षेप का मान निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। यह आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात जब प्रारंभ में किया गया कार्य और अंत में किया गया कार्य, उन दोनों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। उसमें किसी वस्तु में अवेलेबल ऊर्जा को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके अंतर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अनुप्रयोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है तो यांत्रिक कार्य करने की ऊष्मा उत्पन्न करने की सक्षम होती है। इन परिवर्तनों के परिमाण की गणना इन्हें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तनों के संबंध में करना महत्वपूर्ण है। देखिए,
कार्य। अब अगला फैक्टर है कार्य। सर्वप्रथम एक निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति हम प्रकाश डालते हैं में केवल यांत्रिक कार्य अर्थात दाब आयतन कार्य पर विचार करेंगे। पहले निकाय पर किया गया कार्य। प्रारंभ में वी इनिशियल आयतन था, बाद में वी फाइनल यहाँ पर और दाब एक्सटर्नल दिया गया। दाब आयतन में अंतर को समझने के लिए हम घर्षण रहित पिस्टन सिलेंडर पर विचार करते हैं जिसे हम एक आदर्श गैस भरी हुई है। वी इनिशियल और वी फाइनल तक पहुंचने के लिए पी दाब पी एक्सटर्नल से अधिक एक्सटर्नल दाब दिया जाता है के बराबर हो जाता है तथा परिवर्तन एक पद में होता है। यह फाइनल संकोचन पिस्टन इनिशियल एल दूरी तय करता है। पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। तब आयतन में परिवर्तन जो लंबाई है और क्षेत्रफल है इसका गुणज डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो पिस्टन का बल जो होगा अर्थात क्षेत्रफल इंटू दाब बल के बराबर, क्षेत्रफल इंटू दाब बल के बराबर होगा। तो किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन पी एक्सटर्नल दाब और ए आई इंटू ए आई मतलब आयतन पी एक्सटर्नल और ऋणात्मक इनिशियल माइनस फाइनल ऋणात्मक आयतन परिवर्तन होता है। यह ऋणात्मक चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है कि परिपाटी में के अनुसार संपीड़न में निकाय पर कार्य हो रहा है जो कि धनात्मक होगा। वी एफ माइनस वी इनिशियल का मान ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक से ऋणात्मक का गुणा होगा तब W का मान धनात्मक हो जाएगा। यदि संकोचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर न हो तब कोई परिमितीय कोई समस्त पदों के अतः इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले। यदि एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तनों के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्यावस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात किया गया कार्य दाब और आयतन के बराबर होगा। हल्का सा dv बराबर जो चेंज होगा वो प्लस माइनस dp के बराबर होगा जो कि इंटीग्रेशन p dv के बराबर होगा और dp dv का मान लगभग नगण्य के बराबर होता है इंटरचेंज। तो आदर्श गैस समीकरण के लिए दाब pv बराबर nRT होता है तो p आयतन अपॉन में चला जाएगा और यहाँ p की स्थान पर मान पुट करने पर ये कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और ln vf माइनस वी इनिशियल इसका जो इंटीग्रेशन है ln vf माइनस वी इनिशियल होगा। vf माइनस इनिशियल ऋणात्मक साइन के साथ 2.303 जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे ln ई की फॉर्म को अगर log 10 में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ log 10 है 2.303 nRT log vf माइनस वी इनिशियल। तब किया गया कार्य बराबर ये होगा। तो डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होगा क्यू प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू क्या है ऋणात्मक पी माइनस ऋणात्मक एक्सटर्नल डेल्टा वी। आदर्श गैस मुक्त समतापीय प्रक्रम इसमें 3 कंडीशन है। समतापीय अनुक्रमणीय प्रक्रम द्वारा क्यों जो ऊष्मा है ऋणात्मक जो कार्य है अर्थात निकाय द्वारा जब कार्य किया जा रहा है तो एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी इनिशियल इसमें आयतन परिवर्तन ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है समतापीय उत्क्रमण प्रक्रम द्वारा ऋणात्मक एनआरटी एलएन वी एफ माइनस वी इनिशियल और लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब 2.303 एनआरटी लॉग वी एफ माइनस वी इनिशियल। रुद्धोष्म प्रक्रम जब न तो ऊष्मा क्षेपी न ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी डेल्टा क्यू बराबर 0 अर्थात जैसे कि थर्मल की वजह से थर्माकोल एक अच्छा उदाहरण है जिसमें आइसक्रीम रखी रहती है ना तो ऊष्मा को बाहर निकलता है ना ऊष्मा को अंदर आने देता है। तब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो कार्य के बराबर होगा किया गया कार्य होगा या इसके द्वारा किया गया कार्य या उस पर किया गया कार्य के बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। एंथैल्पी क्या होती है एक उपयोगी नया अवस्था फलन है। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य अर्थात डेल्टा यू बराबर क्यू जो ऊष्मा होती है परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर आयतन पर न होकर फ्लास्क परत नली स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती है।
जो आइडियल कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो बताया गया है। इस परिस्थितियों के लिए हमें एक नए अवस्था फलन की आवश्यकता होगी। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें क्षेपीय अभिक्रिया तो माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी ऋणात्मक परिवर्तन है क्योंकि वी एफ माइनस वी इनिशियल आयतन को छोटा कर रहा है। डेल्टा क्यू पी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा पी डेल्टा वी निकाय द्वारा किया गया प्रसारण कार्य है। अतः ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन और पी डेल्टा वी ऋणात्मक परिवर्तन। अतः हम एक और ऊष्मागतिकी के फलन को परिभाषित कर सकते हैं जिसे एंथैल्पी, ग्रीक भाषा एंथैल्पियन, जिसका अर्थ है गर्म करना। एंथैल्पी एल डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जहाँ पर उल्लेखनीय है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित होती है। स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित होती है, तो यथार्थ हम एंथैल्पी में परिवर्तन माप कर सकते हैं। डेल्टा एच क्योंकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। स्थिर दाब पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक होता है। सभी के लिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम या निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दौरान उत्सर्जित होती है तथा ऊष्माशोषी ये धनात्मक होता है। निकाय पर मतलब धनात्मक और निकाय द्वारा मतलब ऋणात्मक। स्थिर आयतन डेल्टा वी बराबर 0 डेल्टा क्यू वी आयतन, जो समीकरण का पॉइंट है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू बराबर क्यू वी। वे निकाय जिनमें केवल ठोस या द्रव अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू के मध्य अंतर सार्थक अंतर नहीं होता है क्योंकि ठोस एवं द्रवों के गर्म करने पर आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यदि गैसीय अवस्था हो तो इनमें अंतर सार्थक हो जाता है। अगर गैसीय अवस्था हो तो सार्थक अंतर हो जाता है। इस अभिक्रियाओं के विचार की गैसें शामिल है। स्थिर दाब पर वी ए गैसीय अभिक्रियाओं का वी बी और उत्पादों के कुल आयतन एन ए गैसीय रसायनों। अतः पी वी बी माइनस पी वी आर टी, जो कि इनके आयतन में परिवर्तन और इनके मोलों में अंतर के बराबर होगा। पी वी बराबर एन आर टी, पी डेल वी और मोलों के अंतर ए जी आर टी। अतः किया गया कार्य डेल्टा एस बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह एन आर टी डेल मोलों के परिवर्तन के बराबर होगा। वे गुण जो निकाय के उपस्थित द्रव्य की मात्रा, आकार, साइज पर निर्भर नहीं करते हैं गहन गुण कहलाते हैं, अर्थात साइज पर जो डिपेंडेंसी नहीं है। उदाहरण के लिए ताप, घनत्व, दाब और गहन गुण आदि गहन गुण है। मोलर गुण सीएम किसी निकाय के मोल के गुण के मान के तुल्य होती है। द्रव्य की मात्रा n हो तो मतलब मोलर संख्या, तब एक्सएम अपॉन एन जो द्रव्य की मात्रा के से स्वतंत्र है। उदाहरण मोलर आयतन वीएम एवं मोलर ऊष्माधारिता सीएम और विस्तृत गहन गुणों के अंतर हम एक गैस के आयतन V और तापमान पर लेकर कर सकते हैं। यदि हम विभाजक के आयतन के आधा कर दिया जाए तो V/2 हो जाता है तथा परंतु यह ताप समान ही रहता है। स्पष्ट आयतन, विस्तृत गुण, तापगहन गुण। ऊष्माधारिता क्या होती है? इस उपकरण में हम देखते हैं कि किसी निकाय में आंतरिक ऊष्मा कैसे नापी जाती है। इस निकाय में ऊष्मा ग्रहण की जाए तो यह ताप में वृद्धि के रूप में परिलक्षित करती है। ताप में ऊष्मा की समानुपाती होती है। Q बराबर गुणांक इंटू एक्स इंटू डेल्टा टी, गुणांक एन सी डेल्टा टी। यह सी ऊष्माधारिता कहते हैं। इस ऊष्माधारिता को तापीय वृद्धि के नाप कर प्रदत्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। यदि सी ज़्यादा है तो ऊष्मा की तापीय वृद्धि अल्प होगी, अर्थात कैपेसिटी ज़्यादा है तो तापीय वृद्धि कम होगी। ऊष्माधारिता अधिक है, जल की ऊष्माधारिता अधिक है, इसका अर्थ यह है कि उसके ताप बढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होगी, अर्थात उसकी कैपेसिटी अधिक है। सी एम इक्वल टू सी अपॉन एन, एक मोल, एन क्या है? मोलों की संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो एक मोल पदार्थ के ताप और डिग्री सेल्सियस के केल्विन के आवश्यक होती है, इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। धारिता क्या होती है? ऊष्मा धारण करने की क्षमता कितनी है उसमें, यह मोलों पर डिपेंड करती है। अतः कह सकते हैं कि एन ऊष्मा जो परिवर्तन हो रहा है एन सी वी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। किसी ताप पर डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने पर आवश्यकता होती है कि ताप बढ़ाने के उद्देश्य की आवश्यक ऊष्मा Q ज्ञात करने के लिए पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C को हम द्रव्यमान M एवं ताप परिवर्तन डेल्टा टी से गुणा करते हैं।
एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कैपेसिटी, किसी पदार्थ की द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ये डायरेक्ट समानुपाती होती है। एक आदर्श गैस के लिए Cp और Cv से संबंधित ऊष्माधारिता की स्थिर आयतन Cv से एक स्थिर दाब पर Cp से अंकित करते हैं। हम दोनों के संबंधों में Q के लिए स्थिर आयतन का समीकरण लिख सकते हैं, Qv बराबर NCV डेल्टा T। यह Cp और दाब के लिए Q बराबर Cp डेल्टा T, यह एंथैल्पी के बराबर होगी, स्थिर दाब पर एंथैल्पी के बराबर। Cp और Cv के बीच अंतर इस प्रकार का है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा P और V ये दाब और आयतन पर जो स्थिर दाब पर एंथैल्पी का मान रखने पर और स्थिर आयतन पर NCV डेल्टा T मान रखने पर R डेल्टा T तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है, Cp माइनस Cv बराबर R फैक्टर के बराबर आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। डेल्टा U और डेल्टा H का मापन कैलोरीमेट्री में रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीक द्वारा ज्ञात करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री के प्रक्रम में एक पात्र में किया जाता है, कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है, द्रव के एक ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। द्रव की ऊष्माधारिता और कैलोरीमेट्री की ऊष्माधारिता ज्ञात करने पर ताप परिवर्तन के आधार पर प्रक्रम की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। आधार पर प्रक्रम की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है दो स्थितियों में, जैसे स्थिर आयतन पर Qv और स्थिर दाब पर Qp। डेल्टा U का माप रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का मापन बम कैलोरीमेट्री में किया जाता है, बम कैलोरीमेट्री में किया जाता है। यहाँ एक स्टील का पात्र बम कैलोरीमेट्री जल में डुबाया जाता है। स्टील बम में ऑक्सीजन प्रवाहित कर ज्वलनशील प्रतिदर्श सैंपल को जलाया जाता है, ज्वलनशील प्रतिदर्श को जलाया जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल को अतिरिक्त हो जाती है, जल को अंतरित हो जाती है। बाद में जल का ताप ज्ञात कर लिया जाता है। चूँकि बम कैलोरीमेट्री पूर्णतः बंद होता है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात आयतन डेल्टा V बराबर 0 है। यहाँ गैसों के संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कोई कार्य नहीं होता है, डेल V बराबर 0 होता है। और समीकरण में कैलोरीमेट्री ऊष्माधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन को Qv में परिवर्तन कर लिया जाता है। यहाँ से स्पार्किंग की जाती है, यहाँ जलाया जाता है दाब सहित। यहाँ ऑक्सीजन है, ये जल को विलाड़क जो होता है और थर्मामीटर से इसका तापमान ज्ञात कर लिया जाता है, ऊष्मा ज्ञात कर ली जाती है, बम कैलोरीमीटर। डेल्टा H का मापन, यह हम जानते हैं कि ये स्थिर दाब पर जो ऊष्मा होती है वो एंथैल्पी के बराबर होती है। स्थिर दाब पर उत्सर्जित अर्थात अवशोषित Qp अभिक्रिया ऊष्मा की एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। स्थिर दाब पर ये फॉर्म युक्त है जो डेल्टा Q बराबर 0, थर्मामीटर से तापमान ज्ञात किया, पॉलीस्टाइरीन कप जो कि ऊष्मा को बाहर नहीं निकल देता, अभिक्रिया मिश्रण इसको थर्मल किया जाता है, इससे डेल्टा H स्थिर दाब पर फाइंड आउट किया जा सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होता है तथा निकाय से परिवेश में ऊष्मा का प्रवाह होता है और Qp ऋणात्मक होती है। डेल्टा H भी ऋणात्मक होगा। इसी तरह ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रियाओं में धनात्मक होता है। अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H अभिक्रिया एंथैल्पी। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया को उत्पाद में बदलते हैं, अभिक्रिया क्रियाकारक उत्पाद में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में इस प्रकार दर्शाते हैं कि अभिक्रिया उत्पाद में कन्वर्जन हो रहा है। अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी परिवर्तन चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है। डेल्टा H इक्वल टू उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस क्रियाकारकों की एंथैल्पी का योग। इस प्रकार टोटल एंथैल्पी अगर ज्ञात करनी है तो CO2 और H2O की एंथैल्पी इसके मोलों की गुणज होगी, जो कि ऋणात्मक माइनस क्रियाकारकों CH4 और O2 की जो मोल है उनके गुणज में अंतर। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन पर निर्भर करती है। आवश्यक है कि कुछ मानक परिस्थितियों को निर्दिष्ट करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वो एंथैल्पी परिवर्तन जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के मानक अवस्थाओं में होते हैं। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर वह शुद्ध रूप से 298 केल्विन 1 बार दाब पर पाया जाता है, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार।
प्रावस्था रूपांतर में एंथैल्पी परिवर्तन किस प्रकार से होती है? प्रावस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। प्रावस्था में ऊर्जा परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए बर्फ के पिघलने पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उस बर्फ के पिघलने पर स्थिर दाब पर वायुमंडलीय 1 एटम पर दाब पर स्थिर दाब पर प्रावस्था परिवर्तन होते समय ताप स्थिर रहता है। तो H2O से H2O लिक्विड में कन्वर्ट होने पर सॉलिड से फ्यूजन जो एनर्जी है 6.00 किलो जूल पर मोल है। फ्यूजन मानक अवस्था में गलन एंथैल्पी, इसे गलन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है, जल बर्फ में बदलता है। तो ये प्रक्रम बिल्कुल उल्टा चलता है। तब ऊष्मा परिवेश में चली जाती है, वापस चली जाती है। प्रति मोल में गलन होने के एंथैल्पी के पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन अल्फा डेल एच ऋणात्मक फ्यूजन कहा जाता है। जैसे गलन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह गलन एंथैल्पी धनात्मक होती है। एंथैल्पी धनात्मक होती है। जल के वाष्पीकरण और जब लिक्विड से गैस में जब बदलते हैं तब भी एंथैल्पी पॉजिटिव में होगी 40 किलो जूल पर मोल। किसी द्रव में 1 मोल के स्थिर ताप पर एवं मानक दाब एक बार पर वाष्पीकृत करने पर आवश्यक ऊष्मा की उसकी वाष्पन एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी कहते हैं। मानक विचलन एंथैल्पी क्या होती है? किसी यौगिक के 1 मोल को उसके हित तत्वों जो अपने सबसे स्थायी रूपों के लिए गए हो ऐसे रूप को संदर्भ अवस्था भी कहते हैं। विचलन करने पर होने वाले मानक एंथैल्पी परिवर्तन को उनके मानक मोलर विचलन एंथैल्पी डेल्टा एच कहा जाता है। अर्थात गैस से ऊष्मा को परिवेश से ऊष्मा को निष्कासित कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो ऋणात्मक एंथैल्पी 285.8 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पी जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद माइनस क्रियाकारक अभिकारक, उनके मोलों के गुण से फाइंड आउट की जा सकती है डेल्टा एच का अंतर ऊष्मा रासायनिक समीकरण। जैसे ये जो समीकरण दी हुई है, पहले तो इसको संतुलित करना है। उपरोक्त समीकरण निश्चित ताप और दाब पर एथेनॉल के दहन पर एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक चिन्ह दर्शाती है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित परिपाटियों पर रखना आवश्यक है। संतुलित समीकरण में गुणांकों मोलों के अणुओं के निर्देशित करते हैं। ठीक है, गणितीय मान में ये मोलों की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी इसी प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसके मोलों के गुणज में जो उसका परमाणु भार है और ये सब चीज़ दी हुई है, इसको डेल्टा एच फाइंड आउट किया जा सकता है। हेस का नियम, चूँकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, एंथैल्पी परिवर्तन प्रारंभिक कारकों जो क्रियाकारक हैं, अंतिम उत्पाद जो प्राप्त करने के पथ से स्वतंत्र होती है। दूसरे शब्दों में एक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों में श्रृंखला में हो, एंथैल्पी परिवर्तन समान होती है। हेस का नियम कहलाता है। अर्थात ये पदों पर निर्भर नहीं करती है और प्रारंभिक अभिकारकों या फिर क्रियाकारकों और उत्पादों के एंथैल्पी परिवर्तन पर निर्भर करती है, न कि श्रृंखला में पदों पर। अनेक पदों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के मान एंथैल्पी के अभिकारकों के समान ताप पर एंथैल्पियों का योग होता है, जिनमें इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। जैसे ए से बी बना, बी से सी डी बना और डी से सी बना, तो सी से वापस ए बना। तो इसी अभिक्रिया के अनुसार देखते हैं, ए से बी बना तब डेल्टा एच आर रिलीज होगी, एंथैल्पी इसकी डेल्टा आर एच होगी। और ए से सी, सी से डी, डी से ए, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इनका योग डेल्टा एच के बराबर होगा। ये अभिक्रिया पदों पर निर्भर नहीं करती, ये एंथैल्पी परिवर्तन पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी, मानक दहन एंथैल्पी मतलब जो ईंधन है, मीथेन है और कोयला है, इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर जो CO2 और H2 जो बनता है उसको एंथैल्पी में परिवर्तन करती है। ये अभिक्रियाकों की क्रियाकारकों की पदों पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कणन एंथैल्पी, जैसे कि शब्दों से प्राप्त दिख रहा है कि H2 के हाइड्रोजन बॉन्ड में टूटने पर जो प्रक्रिया में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन है उसे कणन एंथैल्पी कहते हैं। और आबंध एंथैल्पी, आबंध मतलब कि बंधों के टूटने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आबंध वियोजन और माध्य आबंध एंथैल्पी, ये द्विपरमाणु होते हैं तथा आबंध एंथैल्पी को उस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैसीय सहसंयोजक उपसर यौगिक के एक मोल आबंध टूटकर गैसीय उत्पाद में बनाते हैं।
इसके परिवर्तन को अपन एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। जालक एंथैल्पी क्या होती है कि आयनिक यौगिक के जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब वह एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों को वियोजित करते हैं, उसे जालक एंथैल्पी कहा जाता है। बोर्नेबर चक्र यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन और इनके योग का एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। विलयन एंथैल्पी क्या होगी? एक मोल विलायक को विलय में घोलने पर अनंत तन्यता पर एंथैल्पी परिवर्तन इसकी विलयन एंथैल्पी कहलाएगी। कुछ और तनुकरण एंथैल्पी उसको यह ज्ञात किया बिंदु एंथैल्पी स्थिर दाब और स्थान पर विशेष मात्रा में विलायक के किसी विशेष मात्रा में घोलने पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इस संशोधन बाद में गैसीय अवस्था 10 मोल तथा 10 मोल घोलने पर समीकरण किया जा सकता है। ठीक है। तनुकरण एंथैल्पी स्वतः प्रवर्तिता ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उस पर अवस्था उस द्वारा किए गए कार्य के संबंध में बताता है। यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऊष्मा की प्रवाह की दिशा में कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर एक दिशा होता है। वास्तव में प्राकृतिक रूप में होने वाले सभी रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रम एक ही दिशा की ओर जिसमें साम्य स्थापित है, एक ही दिशा की ओर जिसमें साम्य व्यवस्था स्थापित है, स्वतः परिवर्तित होंगे। उदाहरण के लिए एक गैस में उपलब्ध स्थान को भरने के लिए प्रसरण जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। परंतु ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः नहीं बहेगी, ठंडी से गर्म की ओर स्वतः नहीं बहेगी, अर्थात बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। एक पात्र में रखी गैस किसी कोने में स्वतः संकुचित नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है। ये स्वतः प्रक्रम एक दिशीय परिवर्तन होते हैं। प्रश्न उठता है कि स्वतः होने वाले परिवर्तन के लिए प्रेरक बल क्या है? ड्राइविंग फोर्स किससे करवाया जाता है? एक स्वतः प्रक्रम में दिशा में होने वाले कैसे निर्धारित इस खंड के मापदंड निर्धारित संभव हो सकेंगे या नहीं? पहले हम समझना चाहेंगे कि प्रक्रम क्या है। सोच सकते हैं कि स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया वह है जो रासायनिक अभिकारकों के संपर्क से तुरंत होने लगती है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के संयोग से स्थिति को लेते हैं। इन गैसों के कमरे के ताप पर मिश्रित करके अनेक वर्षों तक बिना किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के रखा जा सकता है तथा मध्य अभिक्रियाओं धीमी गति से इसे स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया ही कहते हैं। स्वतः का अर्थ किसी बाह्य साधन एजेंसी के बिना सहायता के प्रक्रम में होने वाले परिवर्तित होना अभिक्रिया प्रक्रम की दर की पता नहीं चलता है। स्वतः प्रक्रमों के दूसरी दिशा में उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं तथा हम संक्षेप में होते हैं। ठीक है। क्या एंथैल्पी का परिवर्तन कसौटी? क्या एंथैल्पी का कम होना स्वतः परिवर्तित की कसौटी है? यदि हम ऐसी घटनाओं जैसे पहाड़ी से जल गिरने या जमीन पर पत्थर गिरने पर प्रक्रियाओं को विचार करें तो हम देखते हैं कि प्रक्रम की दिशा में निकाय की स्थिति ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात स्थिति ऊर्जा में कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः परिवर्तित होगी जिस दिशा में ऊर्जा में कमी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होती है। अर्थात सभी वस्तुएं या रासायनिक जो आयन है ये सब अपनी स्थिति ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक स्थिर होना चाहते हैं, ऊष्मा काइनेटिक ऊर्जा को कम से कम करना चाहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। एंट्रोपी एवं स्वतः परिवर्तिता। एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा एच डिनोट करते हैं एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम दी गई दिशा में कैसे प्रेरित होता है। आइए हम ऐसी स्थिति का अध्ययन करें जिसमें डेल्टा एच बराबर 0 अर्थात एंथैल्पी बराबर 0, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा एच, फिर भी अभिक्रिया यह प्रक्रम स्वतः प्रेरित है। हम एक बंद पात्र में परिवेश में विलगित दो गैसें मिश्रित करते हैं जो कि दर्शाया गया है आगे डायग्राम में, और भी जिन्हें काले और श्वेत बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है। विभाजक में पृथक किया जाता है तथा विभाजक हटाया जाता है, तब गैसें आपस में विसरित होने लगती है। कुछ समय विसरण पूर्ण हो जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से व्हाइट बिंदु और ब्लैक बिंदु, जब बैरियर हटाया जाता है तब दोनों मिक्स हो जाती है। आइए हम प्रक्रम के अध्ययन करते हैं। विसरण से पूर्व हम बाईं ओर के हिस्से को गैस के अणुओं को निकालते हैं तो निश्चित रूप से ये गैस ए के होंगे तथा हम दाईं ओर हिस्से के अणुओं को निकालते हैं तो बी अणु होंगे। परंतु यदि विभाजक हटाने
के बाद निकाले जाए तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि निकाला गया अणु गैस ए और बी का है। ये पता नहीं चलेगा, उसमें मिक्स हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि निकाय में अधिक अव्यवस्थित हो गया है, अधिक अव्यवस्थित, अव्यवस्था बढ़ी है, एंट्रोपी बढ़ी है। हम दूसरी अवधारणा बनाते हैं कि विलकित निकाय में निकाय की ऊर्जा हमेशा अधिक व्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। स्वतः कसौटी है यह ऊष्मागतिकीय फलन के जैसे एस जो एंट्रोपी है, उपरोक्त व्यवस्था एंट्रोपी को अभिव्यक्ति करती है। मानसिक दृश्य बनाने के लिए एक व्यक्ति सोच सकता है कि एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था का मापन है। विलकित निकाय की जितनी अधिक अव्यवस्था होगी उतनी ही अधिक एंट्रोपी होगी। अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी का मापन है अव्यवस्था। जहाँ तक एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न है, एंट्रोपी परमाणु को आयनों के पैटर्न एक दूसरे के उत्पाद को पुनः व्यवस्थित होना है। यदि उत्पादों की संरचना क्रियाकारकों की संरचना से अधिक अव्यवस्थित होगी तो एंट्रोपी के परिणाम तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी। यदि रासायनिक अभिक्रिया एंट्रोपी में गुणात्मक परिवर्तन अभिक्रिया में प्रदर्शन में संरचना के आधार पर अनुमानित किया जाता है। घटने का अर्थ है संरचना में नियमितता, घटने का अर्थ है एंट्रोपी का बढ़ना। नियमितता स्थायित्व कम से कम होगा, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। गैस की अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था होगी। अंततः मात्रात्मक रूप से देते हैं अणुओं की में ऊर्जा के वितरण की व्यवस्था गणना करने पर ऊर्जा की सीमा के परे दूसरी ओर क्रियाकारकों अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों से जोड़ने की विधि है। एंट्रोपी में ऊष्मा प्रतिफलन आंतरिक ऊर्जा U तथा एंथैल्पी H के एंट्रोपी की ऊष्मागतिकी तथा डेल्टा एस पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात यह भी एक अवस्था फलन है जो कि प्रक्रिया पथ पर निर्भर नहीं करती। इनिशियल माइनस फाइनल जो कि अंतर है। जब किसी निकाय में ऊष्मा दी जाती है तब आणविक गति बढ़कर निकाय की अव्यवस्था बढ़ा देती है। अर्थात जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो अणु इधर उधर ज़्यादा भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इससे ऊर्जा कम होगी। इस प्रकार क्यों निकाय की अव्यवस्था बढ़ाने का प्रभाव रखती है। डेल्टा एस को क्यों से संबंधित सकते हैं। अनुभव दर्शाता है कि ऊर्जा का वितरण उस ताप पर निर्भर करता है ऊर्जा का वितरण उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर ऊष्मा दी जाती है। निकाय के निम्न ताप पर तुलना करने पर अधिक अव्यवस्था होती है। तापमान के कणों की अनियमितता की गति मापन निम्न ताप पर किसी निकाय को दी जाती है तो उच्च तापमान पर उतनी ही ऊष्मा तुलना अव्यवस्था के कारण बनती है। अतः डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू जो रिवर्सिबल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शन है रिवर्सिबल, ऊष्मा में परिवर्तन और ताप में अपॉन ताप, ये अव्यवस्था जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा अव्यवस्था घटेगी, अर्थात डेल्टा एस बढ़ेगा। किसी अव्यवस्था प्रक्रम में किसी निकाय में परिवेश एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जाता है। डेल्टा एस टोटल अव्यवस्था सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, अर्थात एंट्रोपी अधिकतम होगी जब साम्य अवस्था में होगा, जब रिएक्शन का जो बैकवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही साम्य अवस्था में होंगे तो डेल्टा एस बराबर 0 होगा। अर्थात जो अव्यवस्था है एस वो हाईएस्ट होगी। गिब्स ऊर्जा क्या होती है, हम देख चुके हैं कि किसी निकाय में एंट्रोपी कुल परिवर्तन डेल्टा एस टोटल के बराबर है। किसी प्रक्रम में स्वतः परिवर्तितता का निर्णय करता है, परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं बंद निकाय या खुले निकाय की श्रेणी में आते हैं। अधिकांशतः अभिक्रियाएं एंट्रोपी तथा एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन आते हैं। पूर्व खंड में की गई विवेचना स्पष्ट न केवल एंथैल्पी में कमी और न ही एंट्रोपी में वृद्धि परिवर्तित दिशा निर्धारित कर सकती है। पूर्व खंड में विवेचना से स्पष्ट है कि जो गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ से न तो एंथैल्पी में कमी होने पर और न ही एंट्रोपी में वृद्धि होने पर, जो कि ऋणात्मकता बढ़ाएगा। एंट्रोपी में वृद्धि होने में स्वतः प्रक्रमों की दिशा को निर्धारित कर सकती है, अर्थात इसकी मात्रा घटने पर या इसकी मात्रा बढ़ने पर यह प्रक्रम दिशा को निर्धारित नहीं कर सकता कि किस दिशा में जाएगा प्रक्रम। अर्थात डेल्टा जी सिस्टम की डेल्टा जी एच माइनस टी डेल्टा एस से डेल्टा एच सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो माइनस तापमान में परिवर्तन और सिस्टम में एंट्रोपी में परिवर्तन दोनों
का अंतर होगा। अगर स्थिर ताप पर डेल्टा टी बराबर 0 है, तापमान में परिवर्तन 0 है, तो माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर होगा। डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। और टोटल जो एंथैल्पी है, तो सिस्टम की एंथैल्पी और सराउंडिंग की एंथैल्पी के बराबर, दोनों के योग के बराबर होगी। सिस्टम की एंथैल्पी सराउंडिंग की जो एंथैल्पी है वो सराउंडिंग की एंथैल्पी अपॉन तापमान के बराबर होगी। ये एंट्रोपी, ये एंथैल्पी। अतः अगर सिस्टम की एंथैल्पी से माप किया जाए तो ऋणात्मकता आएगी, ऋणावेश आएगा, क्योंकि सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम की एंथैल्पी और तापमान, टोटल एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा सिस्टम की एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी में परिवर्तन अपॉन तापमान का ऋणात्मकता। अतः टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस एंट्रोपी टोटल, टी डेल्टा एस सिस्टम की माइनस सिस्टम की एंथैल्पी के बराबर होगा, जो कि स्वतः प्रक्रम के लिए टोटल जो एंट्रोपी है वो धनात्मक होगी, तभी प्रक्रम आगे बढ़ेगा स्वतः। अतः डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऋणात्मक। डेल्टा एस सिस्टम की एंथैल्पी में परिवर्तन, अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन। टी डेल्टा एस वो ऊर्जा है जो उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है, उपयोगी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार डेल्टा जी उपयोग कार्य के लिए नेट ऊर्जा एवं इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का मापन है। अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा भी कहा जाता है। डेल्टा जी स्थिर दाब और स्थिर ताप पर स्वतः परिवर्तित कसौटी है। स्वतः परिवर्तितता की स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, जैसे कि डेल्टा जी अगर ऋणात्मक है तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। डेल्टा जी अगर ऋणात्मक है और डेल्टा जी धनात्मक है, गिब्स ऊर्जा धनात्मक है, तो वह प्रक्रम अस्वतः होगा, अर्थात बाहरी फोर्स से करवाया जाएगा। एंट्रोपी और गति का दूसरा नियम। हम जानते हैं कि विलगित निकाय के लिए ऊर्जा परिवर्तन निश्चित रहता है, इसलिए इस प्रकार के निकाय में एंट्रोपी का बढ़ना स्वतः परिवर्तन स्वाभाविक दिशा बताता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम प्रथम नियम के समान दूसरे नियम को भी विभिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम स्पष्ट करता है कि स्वतः परिवर्तन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी जो कि सिस्टम द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जा रही है, इतनी आम क्यों होती है? क्योंकि ये स्वतः परिवर्तन को प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, रासायनिक अभिक्रिया को उत्सुकता व्यक्त करती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की निकली ऊर्जा वातावरण में अव्यवस्था को बढ़ा देती है, जो कुल मिलाकर एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होती है, अतः स्वतः परिवर्तित बना देता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम दिशा को बताता है। तो तीसरा नियम है निरपेक्ष एंट्रोपी। किसी पदार्थ के अणु की सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं, वह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकते हैं और अणु के आबंध खींच सिकुड़ जा सकते हैं। अणुओं की गतियों तथा क्रमशः स्थानांतरण, घूर्णित गति, कंपन गति, वाइब्रेशन एनर्जी कहलाती है। तो इसका निकाय का तापमान और गतियों के गतियाँ अधिक उग्र हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब तापमान घटाया जाता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है, अव्यवस्था घट जाती है। किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ में ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एंट्रोपी की शून्य की ओर बढ़ती जाती है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहा जाता है। अर्थात जैसे जैसे तापमान शून्य होता जाएगा वैसे वैसे अव्यवस्था घटती जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परम शून्य पर क्रिस्टल के संपूर्ण क्रम होता है, जो यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों पर तक सीमित है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों अति गतिशीलता द्रवों के 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती है। तीसरे नियम का महत्व इसलिए है क्योंकि ऊष्मीय आंकड़े का आधार शुद्ध पदार्थों के निरपेक्ष एंट्रोपी मान परिकलन में सहायक होती है। शुद्ध पदार्थ के लिए 0 केल्विन से 298 केल्विन अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग क्यू बाई टी रिवर्सिबल वृद्धियों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मानक एंट्रोपी का हेस का नियम के परिकलन द्वारा मानक एंट्रोपी परिवर्तन के नियम इस्तेमाल किया जा सकता है। यह था तीसरा नियम। अब है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और साम्यावस्था। हम देख चुके हैं कि इस प्रकार मुक्त ऊर्जा का चिन्ह एवं परिमाण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या का पूर्वानुमान पहले से लगाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त कर सकने वाले उपयोग
उपयोगी कार्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब अनुक्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं परिवर्तनों पर विचार कर चुके हैं। अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की जांच करते हैं। उत्क्रमण में ऊष्मागतिकी एक विशेष परिस्थिति है। जिसमें यह प्रक्रम को इस प्रकार किया जाता है कि निकाय हमेशा अपने परिवेश के पूर्णतः साम्य में रहे। रासायनिक अभिक्रियाओं में के संदर्भ में उत्क्रमण का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में साथ साथ चल रही है, साम्य स्थापित हो सके। इससे प्रतीत होता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ चल सके, जो असंभव प्रतीत होता है। यह तभी संभव है जब साम्य अवस्था में निकाय की मुक्त ऊर्जा न्यूनतम हो। यदि ऐसा नहीं हो तो निकाय स्वतः ही कम मुक्त ऊर्जा की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे A प्लस बी साम्य अवस्था C प्लस डी में डेल्टा G इक्वल टू 0। किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक के उत्पाद के मानकों की अवस्था में हो तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा G बराबर 0, नेगेटिव में साम्य अवस्था स्थिरांक तब 0 बराबर डेल्टा G रिवर्सिबल प्रोसेस में प्लस RT ln K 2303 RT log K डेल्टा G इक्वल टू गिब्स ऊर्जा H माइनस टी डेल्टा S इक्वल टू माइनस RT ln K के बराबर होगा। यहाँ पर इन अभिक्रिया में देते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S। अगर H ऋणात्मक है, S धनात्मक है और डेल्टा GR तापमान ऋणात्मक है, सभी ताप पर अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। अर्थात जब ये ऋणात्मक है तो इसका टोटल मान भी ऋणात्मक ही होगा। इस वजह से सभी ताप पर कोई सा भी तापमान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये स्वतः अभिक्रिया चलेगी। और ये भी ऋणात्मक, तो ये धनात्मक हो जाएगा। तब निम्न ताप पर तापमान अगर निम्न है तभी यह स्वतः अभिक्रिया चलेगी। अगर तापमान उच्च है तो इसका मान बढ़ जाएगा, ये पूरा टोटल धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक होगा तो ये स्वतः अभिक्रिया नहीं चलेगी। इसी प्रकार सारी अभिक्रियाएं इस तरह से चलेगी। थैंक यू।